वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10वीं की जो इतिहास की किताब है उसका पाठ नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब वो होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो देश के लिए करेंगे, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। वो भावना जब आती है व्यक्ति को तो वो होता है राष्ट्रवाद। जब इंसान अपने से पहले अपने देश को देखता है कि नहीं भाई हमारा भला बाद में हो, भले पूरे देश का भला हो जाए, वो भावना है राष्ट्रवाद। तो ये भावना, जब राष्ट्रवाद की भावना व्यक्तियों में पैदा होती है, सबसे पहले आती है एकता। ठीक है, जब राष्ट्रवाद किसी के अंदर पैदा होता है तो उसके अंदर एकता आती है, यानी कि हमारा पूरा देश के हर व्यक्ति हमारे लिए एक जैसा है। तो ये है कि पार्टी भारत में ये राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा कब प्रबल होने लगी, कैसे कैसे भारत में राष्ट्रवाद आया, उस लिए हमको ये पाठ पढ़ना है, ये सब जानने के लिए। तो पाठ तुमसे कहता है कि भाई, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। कह रहा है कि भाई जैसे जैसे आप लोगों ने यूरोप में देखा कि वहाँ यूरोप के लोगों के अंदर, फ्रांस में, जर्मनी में, बहुत जगह पर, इटली में राष्ट्र राज्य बनने लगे। ठीक है, इसमें से अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। और वे कौन हैं? जब लोग पूरे एक राष्ट्र के रूप में जानने लगे, कि देखने लगे कि नहीं पूरा हम अकेले नहीं हैं। जब लोगों को ये पता लगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा हमारा देश है, ठीक है, तो उन्हें पता चलने लगा कि हम कौन हैं। तब व्यक्ति की पहचान हटके पूरे देश की पहचान आने लगी। अब इटली का हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं इटालियन हूँ। ठीक है, उन्हें पता लगने लगा कि वो कौन है। राष्ट्रवाद की भावना आने के बाद उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। ठीक है, उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो जाता है तो उनके अंदर क्या होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव हो जाता है। राष्ट्र के प्रति लगाव का मतलब है कि देश से हमको अब प्यार हो जाएगा। ठीक है, नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों ने और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि भाई जब फ्रांस का वो राजा वाजा सब निपट गए, उसके बाद उन लोगों ने नए नए चिन्ह पैदा किए, नए नए प्रतीक बनाए, नए नए गीत बनाए। लोगों के अंदर अब नया विचार आने लगा। जैसे पहले सोचते थे ना ये गरीब है ये अमीर है, ये ऐसा आदमी है ये वैसा आदमी, ऐसा सोचते थे पहले लोग। लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है, जब सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, तब जो क्या कहते हैं, नए संपर्क स्थापित होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति अब एक जैसा है। एक गरीब आदमी भी एक अमीर आदमी के कांटेक्ट में आ रहा है। एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति नीचे वर्ग के व्यक्ति के साथ संबंध, मतलब संपर्क बना रहा है। तो यही होता है जब राष्ट्रवाद पैदा होने लगता है, तो वहां भी यूरोप में नए संपर्क स्थापित किए गए। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। अब पहले नहीं होता था वहां फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, तीसरा स्टेट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर समुदाय एक जैसा होगा। उनकी जो अब परिभाषाएं वो बदल जाएंगी। ठीक है, पहले जैसा समाज नहीं देखा जाएगा कि एक पादरी वर्ग है एक गरीब वर्ग है, ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने में एक लंबी प्रक्रिया से हुआ। और तुम लोगों को पता है कि जब वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वहां पहले एक राजा हुआ करता था, और राजा लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे उससे। फिर लड़ाई हुई, फिर राजा हटा, फिर लोगों का शासन आया, फिर नेपोलियन आया, फिर लोगों का शासन आया। ये बहुत लंबी प्रक्रिया हुई। तो एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है। राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करने का मतलब है कि हर आदमी की अब अलग अलग पहचान नहीं है, पूरे देश की एक पहचान है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इटालियन हैं, हम सब फ्रांसीसी हैं। तो जब ऐसा होता है उसे कहते हैं हम राष्ट्रीय पहचान, पूरे देश की पहचान। और पूरे देश की पहचान बनाने में एक लंबा टाइम लगता है, और ये पहले हुआ भी है। फ्रांस में भी बहुत लंबा टाइम लगा, भारत में भी बहुत लंबा टाइम लगा। अब हमें ये देखना है कि भाई हमारे देश में ये चेतना कैसे पैदा हुई। हमारे देश में लोगों को कैसे लगा नहीं अब अलग अलग रहने का कोई फायदा नहीं है, अब एक साथ जुड़ना होगा। ये हमारे देश के लोगों को कैसे पता चला, ये अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की परिघटना उपनिवेशाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ गई थी। एक एक शब्द को मैं तुम्हें समझाऊंगा और ध्यान से सुनना। ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तुम्हें हर बात समझ में आएगी, बस मेरे शब्दों को जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, उनको ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, दूसरे उपनिवेशों।
ये उपनिवेश क्या चीज होती है? तो उपनिवेश, हम उन चीजों को, उन देशों को हम उपनिवेश कहते हैं जहां किसी और का शासन चलता हो, किसी बाहर वाले का शासन चलता हो, बाहर वाले का शासन चलता हो, जहां पर देश तुम्हारा होगा पर शासन कोई और देश वाला चलाएगा, तुम किसी और के गुलाम होगे, तो तुम उस देश के उपनिवेश कहलाओगे। जैसे इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने हमारे पर राज किया, देश हमारा था पर राज उन लोगों का था, तो हम लोग उन लोगों के उपनिवेश बन गए। क्लियर है? जैसे घर तुम्हारा हो पर तुम्हारे घर पे हुक्म मैं चला रहा हूं, तो तुम मेरे उपनिवेश बन चुके हो। तो ऐसे भारत के अलावा बहुत सारे देशों में इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, तो बहुत सारे उपनिवेश उन लोगों के बन गए थे। इसलिए कह रहा है कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद, मतलब आजकल जो राष्ट्रवाद चलता है, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना, मतलब ये पूरी प्रक्रिया उपनिवेशाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी। अभी उपनिवेशाद विरोधी आंदोलन क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया, मैं तुम्हारे पर हुक्म चला रहा हूं, तो वो उपनिवेश हो गया। अब इस प्रक्रिया को बोलेंगे उपनिवेशाद। ठीक है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब ये जो प्रक्रिया है कि भाई घर तुम्हारा है, हुक्म मैं चला रहा हूं पर तुम लोग मेरा कहना मान रहे हो, ये जब लंबा चलता रहता है तो इस फीलिंग को हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद का जब तुम लोग मेरे विरोध करोगे, तो उसी को बोलेंगे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। यानी कि जब देश के लोग इस बात का विरोध करना चालू कर दें कि अब हमारे देश में कोई बाहर वाला नहीं रहेगा, उसी को कहेंगे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। क्लियर? जब भारत में ये आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा कि लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब अंग्रेज हमारे देश में नहीं रह सकते, और इस उपनिवेशवाद का विरोध किया, आंदोलन चलाए, तो उसी आंदोलनों, इन्हीं विरोधों की वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। अब तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ भारत में कि राष्ट्रवाद की भावना कैसा पैदा हुई, तो तुम कहोगे कि भारत जो अंग्रेजों का उपनिवेश बन चुका था, उस उपनिवेशवाद का जो विरोध करने के लिए आंदोलन चलाए गए, उसके साथ ही हमारे दिलों में राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा गहरी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं। तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। देखो, अगर तुम्हारे घर में मैंने कब्जा कर रखा है, मान लेते हैं, ठीक, और तुम मेरे उपनिवेश बन चुके हो, तो अगर सिर्फ तुम ही मेरा विरोध करोगे तो इससे काम नहीं चलेगा भाई, और लोग तो चुप हैं। अगर तुम्हारे घर के मान लेते हैं 10 मेंबर हैं और 10 के 10 मेंबर एक साथ जुड़ के मेरा विरोध कर रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे घर से जाना ही होगा। क्लियर? अब देखो, जब उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष का दौर चला, सभी लोगों ने संघर्ष करना चालू किया उनके खिलाफ, तो लोग क्या होने लगे, आपस में एकत्रित होने लगे, उनके अंदर आपसी एकता आने लगी। तब लोग जानने लगे कि एकता का महत्व क्या होता है। इसलिए यहां पर ये लिखा है कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। लोगों को पता लगने लगा कि भाई अगर हमारे अंदर आपस में एकता होगी तो ये कितना पावरफुल हो सकती है। फिर उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। उत्पीड़न मतलब उत्पीड़न मतलब कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, वो उत्पीड़न हो गया। दमन मतलब तुम्हारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्लियर? जो तुम कर रहे हो तुम्हें नहीं करने दिया जा रहा है। अब ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम्हारे घर वालों में और किसी के साथ भी हो रहा है, तो तुम सभी लोग एक ही कंडीशन में जूझ रहे हो। तो तुम कहोगे कि भाई देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी यही है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी यही है, मेरी प्रॉब्लम भी यही है, तो क्यों ना हम अपनी एक ही प्रॉब्लम का तीनों मिलकर एक साथ विरोध करें। तो ऐसा ही हुआ भारत में भी। उत्पीड़न मतलब टॉर्चर, और दमन मतलब दूसरों की आवाज को दबाए जाना। ये हर किसी के साथ हो रहा था, हर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा था, हर किसी को दबाया जा रहा था। तो उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको दबाया जा रहा है। तो सब लोग, सारे के सारे समूह क्या हो गए, एक दूसरे से बंध गए, एक दूसरे के साथ आपसी एकता लेकर विरोध करने लगे। तो भारत में एक दूसरे से विभिन्न समूह को एक दूसरे से कैसे बांधा गया? अंग्रेजों द्वारा किया गया उत्पीड़न और उनके द्वारा किया गया दमन के कारण ही सारे विभिन्न समूह एक दूसरे से बंध गए, क्योंकि सभी को एक ही दिक्कत थी, सभी को एक ही भाव मिल रहा था परेशान होने का। सब लोग आपस में जुड़ गए।
लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं था। कुछ लोगों को ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, कुछ लोगों में थोड़ी सी ढील दे दी जाती थी। जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे, यानी अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनके साथ तो उतना गंदा व्यवहार होता नहीं था। लेकिन जो लोग अंग्रेजों की दिक्कत अंग्रेजों का मुंह नहीं लगाते थे, या जो गरीब लोग थे, अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को अंग्रेज ज्यादा दबाते थे। इसीलिए कहा गया है कि हर वर्ग और समूह पर इस उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। ठीक है, गुलामी का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे, और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। कुछ कुछ लोग ये चाहते थे कि भाई हमको पूरी आजादी मिले, देश हमारा हो, राज हमारा चले। कुछ लोग ये चाहते थे यार चलो अंग्रेज रह रहे हैं कोई बात नहीं, राज वो कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर हमको हमारे नॉर्मल कामों के लिए छूट दे दी जाए, हमें इतना टैक्स ना लगवाया जाए, हमें जहां मर्जी घूमने आने की आजादी होनी चाहिए, हमें कहने बोलने की आजादी होनी चाहिए, भले ही राज अंग्रेज करे किसी के लिए, ऐसा मतलब था स्वतंत्रता का। ठीक है। अब ठीक है। तो सभी के लिए क्या थे, स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। कोई पूरा राज चाहता था, कोई चाहता था कि अंग्रेज रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर हमें हमारे काम करने दिए जाएं। सब लोगों के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। ठीक है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिल जाती कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई पूरी स्वतंत्रता चाहिए, कैसे नहीं छोड़ेंगे अंग्रेज। अब क्या हुआ, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उसने क्या करा, इस दोनों टाइप के लोगों को एक साथ मिलाया और एक बड़ा आंदोलन पैदा किया। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक इन सारे समूह को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आंदोलन में आपसी टकराव हो जाता था लोगों में। ठीक है। चलो, तो एक है, आगे लिखा है कि पहले की एक और पुस्तक में भी आपने राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। पिछले साल तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। तो ये छोड़ो, आगे देखो। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो 1920 बहुत इंपॉर्टेंट समय है। यहाँ पर 1920 बहुत इंपॉर्टेंट समय है। क्यों? क्योंकि 1915 में जो हमारे गांधी जी थे वो भारत वापस आ गए थे। गांधी भारत वापस आए थे 1915 में, और उसके बाद उन्होंने लगातार लगातार छोटे बड़े आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। और 1920 के बाद तो आंदोलन ही आंदोलन चले, इसलिए 1920 वाला समय महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर दो आंदोलन हो रहे हैं, एक है असहयोग आंदोलन, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? देखो, हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। जब तुम्हारे स्कूल के टीचर होते हैं, तुम सबको बोलते हैं कि बच्चों शांत रहो, अब तुम्हें शांत रहने, तुम सभी को शांत कराने के लिए वो क्या क्या प्रयास करती हैं। उसी प्रकार जो कांग्रेस थी, कांग्रेस मतलब उस समय की कांग्रेस जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेहरू, ये सब लोग हुआ करते थे। तो हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्र पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इन आंदोलनों में विभिन्न समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। राष्ट्रवाद मतलब, मैं फिर बता रहा हूं, पहली भावना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र से प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि कांग्रेस के इन दोनों आंदोलनों की वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पनपा। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा हो इतनी बड़ी भीड़, देखो लोगों की आंदोलन करने आ रही है। ठीक है, और ये चित्र कब का है? यह है 6 अप्रैल 1919 का। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़क पर इस तरह की उस समय जुलूस निकला करते थे। ये 6 अप्रैल 1919 का दौर है, जब देश में आंदोलन तेज हो गए थे। चलो, अब चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। अब एक बात मैंने तुम्हें अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई 1915 में गांधी भारत वापस आए थे। कौन आए थे भारत वापस? गांधी वापस आ गए थे। ठीक है, गांधी भारत वापस आ गए थे 1915 में। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अब ध्यान से सुनो, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी भारत आए तो उन्होंने देखा यार यहाँ सब माहौल है खराब, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हिंदू अलग चल रहे हैं, मुस्लिम अलग चल रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं। तो गांधी ने सोचा कि भाई इन सबको एक करना होगा, तभी जाके हम देश को आजादी दिला सकते हैं।
अब हिंदुओं और मुस्लिमों को एक करने के लिए उनको सबसे अच्छा मूवमेंट दिखा, सबसे अच्छा टाइम दिखा खिलाफत वाला समय। खिलाफत वो समय था जब वो एक खलीफा, मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता मतलब धर्म नेता होते हैं, खलीफा कहते हैं उनको, तो उनसे रिलेटेड कुछ पंगा हो गया था उस समय। तो उसके खिलाफ मुस्लिमों को अपने साथ करने के लिए उन्होंने एक खिलाफत आंदोलन चला दिया। ठीक है, उनको लगा कि अगर मैं खिलाफत आंदोलन चलाऊंगा तो मुसलमानों को लगेगा कि देखो गांधी एक हिंदू है पर वो हमारे साथ है, तो इससे हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ेगी और आंदोलन अच्छे होंगे। अब उन्होंने उसके बाद चलाया असहयोग आंदोलन, और इससे पहले हो रहा था पहला विश्व युद्ध। क्लियर। और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हो गई थी जेबें ढीली, अंग्रेज हो गए कमजोर। ठीक। अब अंग्रेज कमजोर हो गए तो यहीं से बहुत अच्छा मौका गांधी जी को दिखा कि भाई अब तो आंदोलन कर देना चाहिए, और अंग्रेज अब कमजोर हो चुके हैं, अब हम कमजोर पे अब हम बढ़िया हथौड़ा मारेंगे, देश आजाद कराएंगे। तो ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर पहला विश्व युद्ध क्या कह रहा था, पहले विश्व युद्ध का क्या असर हुआ भारत पर, और इस पहले विश्व युद्ध से भारत के लोगों को क्या असर पड़ा, खिलाफत आंदोलन कैसा था और असहयोग आंदोलन कैसा था, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो, जैसे आजकल हो रहा है ना, वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लड़ाई हो रही है ईरान और अमेरिका की, पिस रहे हैं भारत वाले। तो वैसा ही हो रहा था सेम टू सेम पहले विश्व युद्ध के अंदर। लड़ाई हो रही थी भाई, अलग अलग देशों की, पिस रहे थे हम। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि अब हम यहाँ पे सारा कुछ किताब में पढ़कर देखेंगे। ठीक है, हुआ ऐसा कि 1919 के बाद के सालों में हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। भाई जो गांधी जी आंदोलन वगैरह चला रहे थे, या उन्होंने चंपारण वगैरह में आंदोलन किया था, अब वो नए नए लोगों में नए नए लोगों को भी आंदोलनों में जोड़ रहे थे, चाहे गांव के हों, चाहे बच्चे लोग हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, सबको आंदोलनों में जोड़ रहे थे। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो रहे थे, और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। कोई किसी तरह से अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, कोई किसी तरह से, कोई कपड़े जला रहा है उनके, कोई उनके शराबों की दुकानों में हमले कर रहा है। संघर्ष के नए नए तरीके आ रहे हैं। ठीक है, इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, हमें ये देखना है। देखो, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर पहला विश्व युद्ध हेडिंग देखी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। भाई तुम सबको पता है कि अगर लड़ाई हुई, अगर युद्ध हुआ, तो उससे दो टाइप का नुकसान होता है। सबसे पहले तो आर्थिक नुकसान होता है किसी भी युद्ध से। आर्थिक मतलब भाई लड़ाई झगड़े होंगे, पैसा जाएगा, हथियार बनाने होंगे, मतलब बहुत पैसा खर्च होता है। दूसरा, सामाजिक असर पड़ता है उससे, यानी कि लोग मरते हैं, उनके घरों में दिक्कतें पैदा होती हैं, बहुत कुछ होता है। अगला होता है राजनीतिक असर पड़ता है। राजनीति मतलब जो सरकार सत्ता में है उसको विपक्ष वाले गाली देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया, तुम इस काबिल नहीं हो, ये है वो है, हर पूरा होल हंगामा चलता है, कुछ स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो इन तीन असरों में से दो असर, आर्थिक असर और राजनीतिक असर, उस समय देखने को मिले। सामाजिक असर तो दिख ही रहा था। अब कैसे, सुनो। विश्व युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। आर्थिक इसलिए करी क्योंकि उस समय बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। जो लोग लड़ाई कर रहे थे वो दूसरे देशों से युद्ध के लिए कर्ज ले रहे थे, बोले भाई हमको लड़ाई करनी है, तुम हमको पैसा दो, और अगर हम जीत जाएंगे तो तुम्हारा पैसा वापस लौटाएंगे। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे। उसके बाद राजनीतिक स्थिति ये पैदा हुई कि जैसे जैसे युद्ध खत्म होता रहा, उसके बाद अंग्रेजों की और बाकी लोगों की सत्ता थोड़ी सी कमजोर होने लगी। ठीक है, देखो, इसके कारण, इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में काफी इजाफा हुआ, यानी कि सुरक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाने लगा युद्धों में। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए बहुत सारे, और करों में भी वृद्धि कर दी गई। अब वसूली तो करनी है सरकार को, पैसा तो चाहिए, जनता से कर्ज ले रही थी सरकार, उस समय की अंग्रेज सरकार। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू कर दिया गया, यानी कि जो तुम कमा रहे हो उस पर तुम्हें टैक्स देना होगा। सीमा शुल्क के मतलब है अगर तुम देश के बाहर अंदर कुछ ले जा और ला रहे हो तो भी टैक्स देना होगा। युद्ध के दौरान कीमतें बहुत तेजी से भारत में बढ़ गई थी, ये भी दिक्कत हुई। ठीक है, ये सारे आर्थिक असर हैं कि रक्षा व्यय में पैसा बढ़ गया, और खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, और करों में भी वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर शुरू कर दिया गया, युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ने लगी। ठीक है,
और 1913 से 1918 के बीच कीमतें सीधे डबल हो गई। जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी वो 20 रुपए की मिलने लगी, जिसके कारण आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। क्लियर? ये कौन सा असर था? आर्थिक असर था। अब पेपर में पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत में कौन कौन से आर्थिक असर हुए, तो तुम बताओगे ये सारे जो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताए। क्लियर? इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये असर हमको, ये सब आर्थिक असर हमको देखने में मिले कि रक्षा व्यय में काफी इजाफा हुआ। ये सब पेपर में लिखोगे। खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर शुरू कर दिया गया, युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ने लगी। ठीक है? और 1913 से 1918 की भी जो कीमतें सीधे दोगुनी हो गई, और जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी थी। अब देखो, मैंने कहा था कि किसी भी युद्ध में सामाजिक असर भी होता है, यानी कि समाज पे क्या असर पड़ रहा है, कहा था ना। अब देखो, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। अब अंग्रेज क्या 1918, 1919 और 1920 से लेकर 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई जब तुम सारे लोगों को उधर आर्मी में भेज दोगे लड़ाई करने के लिए, तो फसल का ध्यान कौन रखेगा? अब भाई घर की औरतें अपने बच्चे को जो संभालेंगी, घर को जो संभालेंगी, फिर खेत में भी जाएंगी, फिर कुछ अगर सारे आदमी तो अंग्रेज उधर पकड़ के ले गए, फिर कुछ कमाने भी जाना होगा, वो बेचारे को तुम ऐसी बैंड बजा दे रहे हो, घर में पड़ी है वो, उसका उसको काम करने देते तुम। अंग्रेज अगर सारे आदमियों को जबरदस्ती भर्ती नहीं करते तो काम बढ़ते नहीं, सारे आदमी फसलों की देखभाल करते, औरतें फिर घर का भी काम करती, और भी बाकी पुरुषों का हाथ बटाती, सारे काम अच्छे होते। पर इन लोगों ने क्या किया? सारे आदमियों को जबरन भर्ती कर लिया सिपाही के तौर पर, और कोई ना कुछ काम करने वाला कोई बचा नहीं, और मौसम भी खराब हो गया। हुआ होगा भाई कुछ उस समय, क्या होने लगा, और हाँ, लोगों के पास भी गरीबी बढ़ने लगी, क्योंकि जो कमाने वाले थे उन लोगों को तो अंग्रेज ले गए। इस वजह से बहुत सारी वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारे हिस्सों में देश में फसल खराब हो गई। उससे क्या हुआ? जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया, यानी कि देश में खाने की कमी हो गई। क्या हो गई? भूख, खाने की कमी। तो यहाँ पर क्या हुआ? खाने की कमी हो गई। और उसी टाइम क्या हुआ कि फ्लू की महामारी फैल गई, और आजकल तो फ्लू एक नॉर्मल चीज हो गई है। उस समय फ्लू कोरोना की जैसा हुआ करता था। फ्लू एक बीमारी होती है। ठीक है? उस समय फ्लू की बीमारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 130 लाख लोग मारे गए। सोचो अब, 1921 में जनगणना हुई और 120 लाख लोग, 130 लाख लोग मारे गए। किसकी वजह से? भाई भूखमरी हो गई, खाने को पैदा, खाने कुछ नहीं, और महामारी फ्लू पैदा हो गया, तो लोग मरते चले गए। सोचो कितना भयंकर उस समय समय रहा होगा। एक तो इतना सारा आर्थिक संकट है, उसके बाद सामाजिक संकट पैदा कर दिया इन अंग्रेज गधों ने। क्या करवाया सामाजिक संकट में? देखो, सामाजिक संकट में इन लोगों ने जबरन भर्ती किया जाने लगा लोगों को। ठीक है? बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। 1918 से 1921 तक खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, फ्लू की महामारी फैली, और इतने सारे लोग मारे गए, सब माहौल खराब हो गया। ठीक है? तो ये सब हुआ पहले विश्व युद्ध के दौरान। अब तुम्हें ये सब बातें याद रखनी है। अब सुनो आगे। लोगों को ये उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और होता भी ऐसा ही। सारे लोग ऐसे ही करते हैं, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला हिसाब होता है सरकार का। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। अब एंट्री होती है, जब मैंने कहा ना कि 1920 का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में गांधी वापस आ चुके हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं कि देश की हालत कैसी है। अब वो सोच रहे हैं कि अब देश में कैसे आंदोलन किया जाए, और ठीक समय है 1920 का,
जब इतने सारे लोग मर चुके हैं, जबरन भर्ती किया गया है, सब लोग गुस्सा हैं वहां पर, ठीक है, लोग परेशान हैं। अब यहाँ पर एक नया नेता सामने आता है कि मैं करूंगा तुम्हारी परेशानियों का इलाज, आओ मेरे साथ। और वो नया नेता कौन था? महात्मा गांधी। ये ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सत्याग्रह का विचार। अब यहाँ पर लिखा है ना कि एक नया नेता आया जिसने संघर्ष करने का एक नया तरीका पेश किया। लोग सोचते कि नहीं, लड़ के आजादी मिलेगी, और फिर एक आदमी आया जिसने कहा भाई लड़ना वड़ना नहीं है, हम प्यार से अंग्रेजों को बड़े प्यार से ओले बाबू करके भगा देंगे। तो देखो, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए, मैं तुम्हें बता दिया। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। अफ्रीका में उनका कोई वो दोस्त वगैरह थे, उनका वो केस वेस लड़ रहे थे वहाँ, आंदोलन, वहां भी आंदोलन चला रहे थे गांधी। उनको चैन नहीं है, वो बड़ी आंदोलन चलाते हैं। वो कहते हैं भैया शांति से बैठना ही नहीं है, आंदोलन चलाओ आजादी पर। अब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां आंदोलन वगैरह चला। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से संपूर्णता पूर्वक लोहा लिया। अब देखो हो क्या रहा है। गांधी 1915 में भारत आ रहे हैं, लेकिन 1915 से पहले गांधी हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में एक चीज हो रही है, नस्ल भेद। नस्ल भेद का मतलब है वहां पर गोरे और काले के हिसाब से लोगों में भेद किया जा रहा है। अलग अलग नस्ल देख के भेद किया जा रहा है। जैसे हमारे वहां होता था ना कि वो जाति भेद होता था, उनके वहां नस्ल भेद हो रहा था। अब गांधी जी ने क्या करा, वहां के लोगों को एक नया रास्ता दिया और एक नए तरह का आंदोलन चलवाया, जिससे दूसरे देश में जाके गांधी जी नस्ल भेदी के इतने पुराने समय से चलते आ रहे सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक दिया। सोचो, एक आदमी दूसरे देश में जा रहा है, उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे वो उस देश की प्रॉब्लम हल करके आ जा रहा है, जो वहां कोई कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इस पद्धति को गांधी जी सत्याग्रह कहते हैं। अब इस पद्धति को गांधी सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सुनो। सत्याग्रह के विचार का मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह या सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। गांधी जी का मानना है कि भाई, अगर हम अपनी बात को बहुत ढंग से कह रहे हैं, सच्चाई के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा। अगर हम शांति से पूरी सच्चाई से अपनी बात को सामने वाले को मजबूत तरीके से कहें, तो उसको झुकना ही पड़ेगा। ये गांधी जी का विचार था, समझे ना। अब देखो, सत्याग्रह का अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप भाई अंदर से पक्के हो कि भले ही मर जाएं पर झुकेंगे नहीं, तो अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, मतलब आप जो भी आंदोलन चला रहे हो वो आप अन्याय को रोकने के लिए चला रहे हो, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़क का मतलब है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। उत्पीड़क कौन है? जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे कह रहे हैं हम उत्पीड़क। ठीक है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसे उत्पीड़क कहेंगे। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर आपका, देखो, आप पक्के हो कि हमको लड़ाई लड़नी है और आप जो संघर्ष कर रहे हो वो अन्याय के खिलाफ कर रहे हो, तो जो तुम्हें परेशान कर रहा है उससे मुकाबला करने के लिए तुम्हें शारीरिक ताकत की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तुम बिल्कुल उसको प्यार से बात कहोगे और मजबूती से बात कहोगे, तो उसे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। ये गांधी जी का थॉट था। आगे, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के रास्ते पर भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी कहते थे भाई हमको मारकाट करनी नहीं है, मारकाट करके क्या हो जाएगा, तुम मारोगे वो मारेगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अहिंसा के रास्ते हम अपने संघर्ष में सफल हो जाएंगे। और गांधी जी ये बात हवा में नहीं कह रहे थे भाई, वो अहिंसा के बल पर दक्षिण अफ्रीका में सफल हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने भारत आके कहा कि भाई हमको लड़ना है ही नहीं, हमको प्यार से बात करनी है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, देखो मैंने बिना लड़े वहां के लोगों को मुक्ति दिला दी, तो क्या हम बिना लड़े यहाँ मुक्ति नहीं पा सकते? ये तो अपना देश है। गांधी जी बोलते थे कि अहिंसा के बल पर लड़ेंगे। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना होगा।
मतलब उसको अंदर से इतना हिला दो, इतना परेशान कर दो, इतने अड़ जाओ तुम अपनी बात पर कि उसको तुम्हारी बात माननी ही पड़े। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखो, गांधी जी कह रहे हैं जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग भी हैं उनको तुम हिंसा करे बिना, हिंसा के जरिए बात मनवाने की बजाय, मतलब मारपीट के जरिए बात मनवाने की बजाय उन्हें तुम सच्चाई को दिखाओ। देखो भाई, उनको कहो कि भाई देखो सच्चाई ये है, और उनको बोलो कि आप शांति से अपनी बात को मान लो। इसके लिए आप उनको प्रेरित करो, उन्हें समझाओ कि भाई देखो ये गलत बात है, ये सही बात है, और आप मान जाइए। ठीक है। गांधी ये बोल रहे थे कि सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए हमें उनको प्रेरित करना चाहिए, और इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। तो ये सब गांधी जी का थॉट है। अब प्रश्न पेपर में आएगा कि बताओ सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, तो तुम बताओगे कि भाई देखो सत्याग्रह जो है वो, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो परेशान करने वाले से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो उनका सत्याग्रह ये कहता है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही, मतलब जो आंदोलन कर रहा है, वो केवल अहिंसा के रास्ते पर भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। बस इसके लिए करना ये होगा कि जो भी हमारा शत्रु है उसकी चेतना को झिंझोड़ना होगा, मैंने उसको उसको रियलाइज करवाना होगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो। अगर एक बार उसको रियलाइज, उसको अनुभव हो गया कि मैं यार गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो अपने आप तुम्हें छोड़ देगा, बात खत्म। तुमसे लड़ क्यों रहे हो? लड़ने के तो, और तुम इससे लड़ोगे तो उसको तो यार लगेगा कि नहीं भाई देखो ये लड़ रहा है, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ सही और ये परेशान हो रहा है। परेशान होना ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आराम से तुम उसको रियलाइज कराओ कि तुम गलत कर रहे हो। तो उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के बजाय सच्चाई को देखने और संघर्ष में गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हमेशा सत्य की ही जीत होगी। ठीक है। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी कि गांधी जी चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से हम सबको जोड़ लें। अगर हम सिर्फ मारपीट करेंगे, क्या पता किसी को मारपीट अच्छी ना लगे, किसी को मारपीट अच्छी लगे। अब जिसको मारपीट अच्छी नहीं लग रही है वो मारपीट अच्छी लगने वाले के साथ नहीं जाएगा। तो सबको तुम प्यार से जोड़ लो, ये गांधी जी बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो, सत्याग्रह समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब गांधी जी भारत आ रहे हैं 1915 में, और एक दो साल वो आराम से इधर उधर देख दाख के क्या कर रहे हैं, 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का वो दौरा करने जा रहे हैं, और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। दमनकारी का मतलब होता है दूसरों को दबाने वाला। अब वहां होता था ना, बागान व्यवस्था होती थी। बागान व्यवस्था मतलब कि एक दो जमींदार होंगे, वो क्या करेंगे, तुमको अपने खेत में नौकरी पर रख लेंगे। क्लियर। और तुमसे बोलेंगे कि हमारे खेतों में काम करो। अब तुमसे वो इतना अंधा काम कराएंगे, इतना अंधा काम कराएंगे कि जितना काम कराया उसका आधा पैसा भी नहीं देंगे, और कई बार तो देते ही नहीं थे, सारा हजम कर जाते थे। क्लियर। और बोलते थे कि भाई तुम टैक्स दो हमको। तो इस व्यवस्था के खिलाफ किसानों को जो संघर्ष के लिए तैयार किया वो गांधी जी ने किया 1917 में चंपारण आंदोलन में। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। अब दो बार सत्याग्रह किया उन्होंने, और दोनों सत्याग्रहों में गांधी जी मजे में जीत गए। ठीक है। तो उन्नीस पहले उन्होंने बिहार में आंदोलन किया, फिर गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज सरकार कहती थी ना लगान दो। तो गांधी चाहते थे कि लगान वसूल में थोड़ी सी ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अब देखो, 1915 से 1919 के बीच में
तीन आंदोलन गांधी जी कर ले रहे हैं। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद का खेड़ा, तीसरा गुजरात में हाँ गुजर गांधी सूती कपड़ा, गुजरात में जो वो था सूती कपड़ा मिल, उसमें जा रहे हैं वो, अहमदाबाद में। क्लियर? तो तीन आंदोलन गांधी जी ने कर दिए, और तीनों किसके बल पर करे? सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह के बल पर। यानी कि वो कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं, मारपीट नहीं करेंगे, पर अपनी आजादी के लिए जरूर लड़ेंगे, मारपीट नहीं करनी है। अब देखो, तो इतनी बात समझ गए। 1915 से 1919 तक क्या हो रहा है? 1918 तक उनका आंदोलन चल रहा है। अब साल आता है 1919, पढ़ेंगे हम रॉलेट एक्ट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम लोगों ने सुना ना, वो एक बार जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, उधम सिंह नगर वाली, उधम सिंह वाली पिक्चर देखी होगी तुमने। तो वो इसी कहानी पर बेस है, रॉलेट एक्ट। ये है कि भाई 1918 में गांधी जी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, अहमदाबाद में आंदोलन किया, ये देखो यहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा। क्लियर? अब देखो, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट मतलब एक कानून, एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है? रॉलेट एक्ट एक कानून, मतलब एक्ट मतलब कानून। अब एक कानून वहां आया, भारत में अंग्रेजों ने लागू किया कि उनको जिस पर भी
रहा है तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, इससे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। यही होता है एक नेता की सोच। तो खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और भारत के मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभालने की संभावना तलाशने के लिए गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी। उनको पता था गांधी जी पढ़े लिखे हैं, तो जो भी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी खलीफा अपने खलीफा की शक्तियों की बचाव के लिए, तो उसके सभी लोग गांधी जी के साथ चर्चा करना शुरू कर गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन मतलब जब पूरे देश के एक पार्टी के लोग एक या एक संगठन के लोग एक साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अधिवेशन। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस लाइन को याद रखना। वहां गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए और देश का पहला सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, यानी कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आने वाले थे। इस बात के लिए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में यह तय हुआ कि असहयोग आंदोलन होगा और उन्होंने बाकी सभी को मना लिया। तो ये बात थी कल कि असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, गांधी जी क्या सोच रहे थे, रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला क्या था। और जलियांवाले से तुम्हारे पे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये जो रॉलेट एक्ट है, कहाँ गया रॉलेट एक्ट, यहाँ से भी पेपर में टिप्पणी लिखने को आएगी। तो आशा करता हूँ कि तुम सभी को इतना समझ में आया होगा। क्या चीज समझ में नहीं आई कमेंट्स में बताना, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई गांधी जी असहयोग ही क्यों चाहते थे और इस असहयोग का मतलब क्या है। क्लियर? चलो इसका एक बार दोबारा से पढ़ लेना, कुछ नोट्स होंगे तो वो बना लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।